हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गुजकेट 2021 के फिजिक्स के एमसीक्यूज का सोल्यूशन। यहाँ पे मैं आप लोगों को देने वाला हूँ डिटेल्ड एंड सबसे इजी सॉल्यूशन, ताकि आप लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से गुजकेट की प्रिपरेशन कर सको। मैं यहाँ पे आपके लिए ये स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ जिसमें हम लोग लास्ट 10 ईयर्स के गुजकेट के फिजिक्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं। यानी अगर आप लोग टोटल एमसीक्यूज कैलकुलेट करो तो 40 एमसीक्यूज पर पेपर मिला के 400 एमसीक्यूज होते हैं। और ये सारे एमसीक्यूज अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप लोग गुजकेट 2023 के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसके जैसे होंगे और इसके रिलेटेड होंगे, वो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं गुजकेट 2021 के फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर एलसीआर एसी सीरीज सर्किट्स L इज इक्वल टू 25 मिली हेनरी, यानी आपको इंडक्टेंस गिवन है। एक मिनट, हाँ, आपको इंडक्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और कैपेसिटेंस गिवन है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सिंपल फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। आपको कंफ्यूज करने के लिए आर दिया है उन्होंने, ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, अभी फ्रीक्वेंसी यानी एफ निकालना है। ये यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज वाला यूनिट है, ठीक है। तो ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ लिख दो। 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। चलिए वैल्यूज रखते हैं अच्छे से, वैल्यूज रखते हैं, क्या आंसर आता है। एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू रूट एल कितना है हमारा 25 मिली, यानी 10⁻⁻³ और सी है 62.5 10⁻⁻⁹, सॉरी माइक्रो है ना, माइक्रो -6। अच्छा, तो ये क्या आंसर बनेगा। देखो आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जो पावर है आपकी ये वाली -3 और -6, तो वो -9 बनेगी, वो इवन नंबर में होगी, तभी आप उसका रूट करके उसको आधा कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 6.28, अच्छा, अंडर रूट 25 इंटू 62.5, आप कैलकुलेटर साथ में रखना। 25 इंटू 62.5 ये बनता है 1562.5 10⁻⁻⁹। ये क्या बनता है 1562.5 10⁻⁻⁹। अच्छा, अभी 10⁻⁻⁹ का रूट नहीं निकलेगा, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा। देखो मैं सारे स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1 अपॉन 6.28, मुझे उसको लिखना पड़ेगा 156.25 10⁻⁻8। जब मैं -8 करूंगा तो उसका रूट निकल जाएगा -4। चलिए 156.25 का रूट निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 12.5, यानी ये बच जाएगा 6.28 इंटू 12.5 इंटू 10⁻⁻4। इवन नंबर में पावर होनी चाहिए, रूट आधा निकलेगा। अच्छा चलिए पूरा आंसर निकाल लेते हैं, आप लोग भी कैलकुलेटर साथ में लेके बैठिए। 1 डिवाइड बाय 6.28 डिवाइड बाय 12.5 इंटू 10⁻4 +4 हो जाएगी वो पावर। आंसर आएगा 127.38, 127.38 हर्ट्ज। देखिए कंफर्म कर लेते कोई आंसर है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए 128.39। समझ आया। तो बस आपको ध्यान ये रखना था, पावर ऑड में नहीं चाहिए, यानी -9 का रूट नहीं निकलेगा, उसको -8 करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना था कि ये जो पावर थी हमारी, सॉरी ये जो पॉइंट था हमारा, उसको शिफ्ट करके इधर रखना था, ठीक है। पहले का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट L is equal to 2 Henry, C is equal to 18 microfarad, R is equal to 10 ohm. What is the value of Q factor? देखिए Q factor का सिंपल सा फॉर्मूला है Q is equal to 1 upon R रूट, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलो 1 अपॉन R रूट L अपॉन C। चलिए तीनों वैल्यूज है हमारे पास। 1 अपॉन R की वैल्यू है हमारी क्या, एक मिनट, R की वैल्यू है 10, रूट L की वैल्यू है हमारी 2 और C की वैल्यू है 18 माइक्रो। चलिए 2 डिवाइड बाई 18 कर लेंगे और इसका रूट निकाल लेंगे। आंसर आ रहा है 1 अपॉन 10 तो है ही हमारा इधर, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 18 का रूट आ रहा है 0.33 और 10⁻⁻6 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+6 और उसका जो रूट निकलेगा 10⁻3। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, देखिए अब ये 10⁻3 है और ये 10⁻1 है,
तो यहाँ पे 10⁻1 से इसको कैंसिल करेंगे, पावर बचेगी 2, आंसर आएगा 33.33, ऑप्शन नंबर डी 33.33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ एफएम? ये टेक्स्ट बुक का सीधा क्वेश्चन है। 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, यानी जो रेडियो होता है, जो रेडियो चैनल्स होती है, आपने सुना होगा जैसे 98.3, 93.5, वो जो रेंज होती है वो होती है 88 से 108 के बीच में। ठीक है, टेक्स्ट बुक में चैप्टर 8 में लिखा हुआ है। चलिए नंबर 4, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल इन अ स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन एट व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम? B is equal to 2.1 into 10⁻⁸, then find E at that point। यानी देखो, आपको ये बोला है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 25 मेगाहर्ट्ज, आपको गिवन है कि एक पॉइंट के ऊपर जो B है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, वो है हमारी 2.1 into 10⁻⁸ के कैरेट टेस्ला। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अभी यहाँ पे देखो, डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी, पर ऑप्शन की सारे डायरेक्शन जे कैरेट ही है, तो डायरेक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हम लोग सीधा फॉर्मूला निकालेंगे। रिलेशन है E इज इक्वल टू बी इंटू सी। रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू बी इंटू सी। 2.1 इंटू 10⁻⁸। देखो, इसको कोई किलो मत समझना, ये के कैरेट है। ठीक है, मतलब कोई वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन इजी है सारे, पर फिर भी ध्यान रखना है। ठीक है, C है 3 इंटू 10⁸, तो -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6.3, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था, E इज इक्वल टू बी सी। चलिए नंबर 5, ग्लास प्रिज्म हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू प्लेस्ड इन एयर फॉर दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज सेम एज एंगल ऑफ प्रिज्म, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म? यानी जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिनिमम जो होता है, वो इक्वल है प्रिज्म एंगल के। तो आपको बताना है कि जो प्रिज्म एंगल है वो कितना होगा, यानी A इज इक्वल टू कितना होगा। तो हमारे पास जो म्यू है उसका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन A बाय 2। अच्छा, यहाँ पे मुझे A निकालना है, तो मैं डेल्टा मिनिमम की जगह क्या पुट कर दूंगा? मैं A पुट कर दूंगा, तो ये ऊपर बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस A, यानी 2A बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच रहा है हमारा साइन A अपॉन साइन A बाई 2। तो देखो, हम लोग यहाँ पे एक लॉजिक लगा रहे कि हम लोग बोल रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू A बाई 2 है, तो A हमारा क्या हो जाएगा? 2 थीटा के बराबर। क्या हो जाएगा? 2 थीटा। यानी ये जो साइन A है ऊपर, देखो ये फॉर्मूला अभी ऐसे बन रहा है, म्यू इज इक्वल टू साइन A अपॉन साइन A बाई 2, यानी नीचे वाली वैल्यू को हम लोग साइन थीटा माने, साइन A बाई 2 को क्या माने? साइन थीटा। तो साइन A को क्या मानना पड़ेगा? साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी अगर मैं ये लॉजिक यहां पे लगाऊं, साइन 2 थीटा यानी साइन A इज इक्वल टू 2 साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2। बोलो समझ आ रहा है? हमने इसको बोला 2 थीटा, हमने इसको बोल दिया थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा यानी A बाई 2, कॉस थीटा यानी A बाई 2। तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। चलिए एक पेज में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको लगाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू साइन 2 थीटा है ना ऊपर, तो हो जाएगा 2 साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई 2। चलिए साइन A बाई 2 साइन A बाई 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर जो बनेगा इधर, म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस A बाई 2। चलो A बाई 2 को एक साइड रहने दो, इधर आ जाएगा म्यू बाई 2 और कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कितना? A बाई 2। तो हमारा जो A बन जाएगा 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई। तो ये था हमारा आंसर। थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि नीचे जो एंगल है उससे ऊपर वाला एंगल डबल है, तो हमने नीचे वाले को थीटा बोला और ऊपर वाले को 2 थीटा बोला। ठीक है, ओके। तो उसमें छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए नेक्स्ट,
Number 6. The radii of curvature of faces of double convex lenses are 15 centimeter and 10 centimeter and 15 centimeter. Its focal length is 12. What is the refractive index? देखिए डबल कॉन्वेक्स यानी जिसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी इस ऐसे लेंस हो गया तो उसकी पहली रेडियस यहाँ पे होती है इतनी R1 और दूसरा ये सरफेस इस तरफ होती है R2। अच्छा, R1 राइट में है तो वो पॉजिटिव होगी, वो कितनी होगी +10, और R2 लेफ्ट में है तो वो नेगेटिव होगी कितनी -15। चलिए, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है +12। आपको बताना है N2 प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जनरली N2 लेते हैं, बाहर हवा को क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है 1/f इज इक्वल टू N21 -1 1/R1 -1/R2। चलिए, फोकल लेंथ है 12, N21 यानी N2/N1 तो हमारा हवा है तो 1 हो जाएगा -1 1/R1 यानी R1 कितना है +10 -1/R2 1/-15। चलिए, ये माइनस माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच रहा है 1/12 इज इक्वल टू N2 -1 1/10 प्लस 1/15। चलिए, 10 और 15 का क्या होगा, 10 और 15 का क्या होगा तो उसका एलसीएम अगर हम लोग ले ले 1/12 इज इक्वल टू N2 -1, एलसीएम ले ले 30, 10 को करेंगे 3 से, 15 को करेंगे 2 से। अच्छा, ये बन जाएगा 1/12 इज इक्वल टू N2 -1, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 30 यानी ये हो जाएगा 6, 6 को ऊपर ले आओ, ये इधर हो जाएगा 6/12 इज इक्वल टू N2 -1, ये हो गया 1/2, तो N2 हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 यानी 1.5। सिंपल कैलकुलेशन था 1.5 या फिर 3/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैं सारी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ इसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, तो एग्जाम में आप लोग कुछ पॉइंट मतलब सीधे स्किप कर सकते हो, उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टेक्ट हैविंग अ फोकल लेंथ बोथ ऑफ देम 30। दो कॉन्वेक्स है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों की फोकल लेंथ 30 है यानी दोनों कॉन्वेक्स है तो +30 सेंटीमीटर में ही है। तो आपको इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 यानी 30 1/f2 यानी 30, यानी ये हो जाएगा 2/30 1/f इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 1/15, तो f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8, अ टैंक इज फिल्ड विद अ वाटर टू हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर। एक टैंक है, ऐसे समझ लो कि ये वाटर टैंक है। अच्छा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही से करते हैं। वाटर टैंक है आपके पास एक, उसको हमने पानी से फिलअप करके रखा है यहां तक, कितना है h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल लाइंग एट द बॉटम। यहाँ पे एक नीडल है, उसकी अपेरेंट डेप्थ निकालनी है, मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। N1 हवा का 1 ले लो, N2 कितना ले लो 4/3। अच्छा, अब इसका मतलब ये होता है कि नीडल जब नीचे होगी, जब सब जगह हवा का मीडियम होगा। देखो फॉर्मूला मैंने आपको बता के रखा है, चलो मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं, N1 H1 इज इक्वल टू N2 H2। 16 सेंटीमीटर ये रियल डेप्थ है, यानी आप इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहोगे, अगर सब जगह हवा होती तो आपको ये 16 पे ही दिखती, ठीक है, पर जब पानी आ गया तो वो कहीं पे आपको ऊपर दिखेगी, जो है आपकी अपेरेंट डेप्थ H2, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे N1 यानी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें डेप्थ होनी चाहिए 16, N2 यानी पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें डेप्थ कितनी होगी। चलिए, H2 को सब्जेक्ट बनाओ, 16 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 48 डिवाइड बाय 4 यानी वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सिंपल लॉजिक है, 12 सेंटीमीटर यानी वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा आपको, 16 के बदले किधर दिखेगा 12 पे दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एन अपर्चर ऑफ 5 मिलीमीटर 500 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकालना है a² अपॉन लैम्डा। 5 मिलीमीटर है, 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और लैम्डा है 500 नैनोमीटर, 5 इंटू 10⁻⁷,
नैनोमीटर क्या होता है 500 इंटू 10⁻⁹, 5 इंटू 10⁻⁷ हो गया। चलिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, एक मिनट, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 10⁻³ का हो जाएगा -6, 5 इंटू 10⁻⁷, 25 डिवाइड बाय 5 तो ये बचेगा 5, +7 +7 -6 बचेगा +1, यानी आंसर आ जाएगा 50 मीटर। शायद ये एनसीईआरटी का सीधा है, वैल्यूज चेंज करी होगी, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। 50 सेंटीमीटर फ्रेसनल डिस्टेंस निकालना है। चलिए नंबर 10, द वेवलेंथ ऑफ लाइट 500 नैनोमीटर इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 500 नैनोमीटर का लाइट है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर। यानी जो जो वैल्यूज है वो लिख देते हैं। चलो लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, 5 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन कैपिटल डी 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज, x5 माइनस x3 आपको निकालना है। चलिए कोई भी ब्राइट फ्रिंज यानी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, कोई भी ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है n लैम्डा डी अपॉन डी, यानी फिफ्थ का क्या होगा 5 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस 3 लैम्डा डी अपॉन डी, दो फ्रिंज के बीच का। तो ये आंसर आएगा 2 लैम्डा डी अपॉन डी। 2 लैम्डा कितना है 5 इंटू 10⁻⁷, कैपिटल डी है आपका 1, स्मॉल डी कितना है 10⁻⁻3। ऊपर ये 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁷, नीचे से 10⁻³ होके हो जाएगा प्लस। ये आंसर बचेगा 10⁻³ -7 + 4 आंसर बचेगा 10⁻³ यानी 1 मिलीमीटर। कितना आंसर बचेगा 1 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 11, विच ऑफ दिस मेटल्स हैविंग लीस्ट वर्क फंक्शन। ये सीधा थ्योरी का है, Na आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका Na। 12, what is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 64 volt। देखिए इसके अंदर एक फॉर्मूला होता था, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ गिवन हो और आपको de Broglie wavelength लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2mEV। अब इसमें h कांस्टेंट, 2 वैल्यू है, मास कांस्टेंट, E कांस्टेंट, तो इस पे से आप जब सारी वैल्यूज लिखते थे तो आंसर आता था 1.23 अपॉन √V नैनोमीटर, यानी सिर्फ √V रहेगा नीचे, बाकी सारे वैल्यूज का आंसर आएगा 1.23 नैनोमीटर। आप वैल्यू रखो, √64 क्या हो जाएगा 8 नैनोमीटर, 1.23 डिवाइड बाय 8 तो आंसर आएगा 0.153 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 1.53 10⁻⁻10 मीटर, फाइनल आंसर। अच्छा, उसको एंगस्ट्रॉम कर दिया, इसको क्या कर दिया उन्होंने एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द स्लोप। ये टेक्स्ट बुक का सीधा आंसर है h अपॉन ई। स्लोप क्या होता है h अपॉन ई, V0 अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप होता है h अपॉन ई। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देखिए वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। अच्छा, बाल्मर सीरीज है, बाल्मर का मतलब होता है दूसरी, बाल्मर में n2 इज इक्वल टू क्या होता है 2 होता है, और आपको निकालनी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखिए आप एक चीज याद रखिए, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc अपॉन लैम्डा, अगर वेवलेंथ को शॉर्टेस्ट रखोगे तो एनर्जी मैक्सिमम बनेगी, और मैक्सिमम एनर्जी यानी वो इंफिनिटी से कहां पे आएगा 2, ज्यादा से ज्यादा लेवल क्रॉस करके आएगा तो ही एनर्जी मैक्सिमम बनेगी, क्योंकि वेवलेंथ को शॉर्टेस्ट बोला है। आना दूसरे में ही है, पर कहां से आना पड़ेगा इंफिनिटी, यानी n1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा इंफिनिटी, और इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0। यहाँ पे आंसर बचेगा आपका 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, तो ये इंफिनिटी स्क्वायर तो ये तो 0 हो गया, तो आंसर आएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r डिवाइड बाय 4, लैम्डा इज इक्वल टू 4 अपॉन r। क्या आंसर आएगा 4 अपॉन r, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज 5.3 10⁻⁻11, व्हाट इज द रेडिया ऑफ n इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट। देखिए रेडियस का जो फॉर्मूला होता है कोई भी nth ऑर्बिट, वो होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं r1 निकालता हूं तो वो मिलेगा h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू है
ये वो है R1, यानी किसी भी nth ऑर्बिट का जो रिलेशन बनेगा n² इंटू R1। अभी n² यानी कौन सी ऑर्बिट में निकालना है, 4th ऑर्बिट, तो 4 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है हमारा 5.3 इंटू 10⁻⁻11। इसका आंसर लेके आओ, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5.3, तो ये जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 84.8 10⁻11 या फिर 8.48 10⁻10, और वो बन जाएगा आपका मीटर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारा 15 का आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, एनर्जी आपको गिवन है -13.6, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। देखो एक रिलेशन होता है कि काइनेटिक को अगर आप लोग के ले रहे हो तो पोटेंशियल आपकी बनेगी -2k, और जो टोटल बनेगी k-2k वो बनेगी -k। यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी कितनी गिवन है -13.6, टोटल है -13.6, यानी काइनेटिक क्या होगी +13.6। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कितनी होगी +13.6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 देखते हैं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स विल प्रोड्यूस फॉर अ गिवन फॉलोइंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब इसमें तो आपको इक्वेशन ही बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे है 236, यानी प्रोडक्ट हमारे पहले 236, तो राइट में भी कितने होने चाहिए 236, हमारे पास ऑलरेडी है कितने 144 प्लस ये कितने 89, प्लस यहाँ पे कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लगाएंगे, तो वो लगाएंगे x मान लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 236 माइनस 144 माइनस 89, तो कितना हो रहा है 236 माइनस 144 माइनस 89, तो आंसर आ जाएगा 3, यानी 3 न्यूट्रॉन हमें रिलीज करने पड़ेंगे, यानी इतने रिलीज होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 16 ईयर्स, हाउ मच टाइम विल टेक टू रिड्यूस इट्स एक्टिविटी टू 16 पार्ट्स। यानी मान लो कि इनिशियल एक्टिविटी R है, एक हाफ लाइफ के बाद वो कितनी हो जाएगी R/2, दूसरे एक और हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाएगी R/4, तीसरे हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाएगी R/8, और चौथे हाफ लाइफ के बाद वो कितनी हो जाएगी R/16। यानी R/16 तक पहुंचने में कितने हाफ लाइफ हुए 1 2 3 4, एक हाफ लाइफ कितना है 16 ईयर्स। हमें जो 1/16 करने में, यानी 16 पार्ट होने में वो जो टाइम लगा, एक मिनट, वो जो टाइम लगा वो कितना है 4 टाइम्स हाफ लाइफ, 4 टाइम्स 16, यानी वो लगेंगे 64 ईयर्स। कितने लगेंगे 64 ईयर्स, आंसर आएगा 64 ईयर्स। सिंपल, यही लॉजिक से करना है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए नंबर 19, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ हेवी न्यूक्लियस। देखिए इसके अंदर आपको सीधा याद रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ हेवी न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 के बराबर, यानी यहाँ पे 1.5 क्या होता है 3/2, सीधा इसका आंसर है 3/2। ठीक है, 20, व्हाट इज द एनर्जी बैंड गैप ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज्ड टू फॉर्म एन एलईडी टू प्रोड्यूस अ रेड लाइट। अब इसका सीधा आंसर है एनसीईआरटी के अंदर जो आएगा आपका 1.9। अब इसको सीधा याद रखना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थियोरेटिकल भी बनते हैं। ठीक है, 21, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इनपुट फ्रीक्वेंसी 60, व्हाट इज द आउटपुट। देखो याद रखना है, हाफ वेव के अंदर अगर इनपुट 60 होता तो हाफ वेव में जो आउटपुट मिलता वो 60 मिलता, फुल वेव में जो आउटपुट मिलेगा वो 120 मिलेगा। आंसर क्या आएगा 120, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 14 के अंदर। ठीक है, 22, in a given following electronic logic circuit it behaves at which logic operation। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये है आपका और, ये है आपका नॉट, यानी ये पहला पूरा नॉर है, नॉट और प्लस और। ठीक है, और ये है एक और नॉट, यानी आपको एक चीज पता है कि और गेट होगा उसका कुछ आउटपुट मिलेगा वो नॉट में जाएगा, और नॉट का आउटपुट दूसरे नॉट में जाएगा, यानी सबसे पहला जो आउटपुट होगा उसको नॉट इन्वर्ट कर देगा, इन्वर्ट, और वापस दूसरा नॉट उसको वापस इन्वर्ट कर देगा, यानी जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो और वाला ही मिलेगा। दो नॉट एक दूसरे को क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, फाइनल आंसर और गेट ही मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, और गेट। चलिए 23, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x, on axis at a distance x and on equatorial at distance y are same, what is the ratio of x and y। देखो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर। एक्सिस पे x डिस्टेंस पे जितना है उतना ही इक्वेटर के y डिस्टेंस पे। एक्सिस का फॉर्मूला क्या है 2kp, और कितने डिस्टेंस पे x3,
इक्वेटर का फॉर्मूला क्या है, माइनस केपी, अगर उसकी वैल्यू लिखे तो केपी अपॉन वाई क्यूब। चलिए केपी केपी कैंसिल, वाई क्यूब को सामने लाओ, एक्स क्यूब को इधर ले आओ। अच्छा हमें रेशियो निकालना है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई क्यूब को उधर ही रहने देते हैं, हम लोग एक्स क्यूब को इधर लाते हैं। तो हमारा जो बनेगा, एक साइड बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब और एक साइड बन जाएगा 2/1। तो अगर मैं x अपॉन वाई कर रहा हूं तो सामने क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 1। तो आंसर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 24। As shown in a following figure, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 2.0 10 to 4. Find the acceleration. देखिए फॉर्मूला सिंपल है, चैप्टर का एग्जांपल है, F इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स लगेगा, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10⁴, 4 ही है ना, हाँ 10⁴, डिवाइड बाय मास है 9.1 इंटू 10⁻31। तो हमारा जो आंसर बनेगा 1.6 इंटू 2 डिवाइड बाय 9.1, तो ये जो बनेगा 0.35, पावर है प्लस 31 हो जाएगी, 31 और 4 प्लस 35 माइनस 19, तो ये बनेगा 10⁻16। फाइनल आंसर हो जाएगा 3.5 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3.5 10⁻15, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सेम साइन and of magnitude 17.7 10⁻22. What is the electric field on the outer region of second plate? देखिए दो प्लेट्स है इस तरीके से, मान लो कि एक प्लेट हमारी ये हो गई और एक प्लेट हमारी ये हो गई, दोनों में सेम साइन, यानी दोनों में मान लो कि पॉजिटिव वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी है। आपको वैल्यूज भी गिवन है, यानी ये भी प्लस सिग्मा, ये भी प्लस सिग्मा। दूसरे प्लेट के आउटर रीजन पे, अभी दूसरे के अंदर अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो वो ऐसे बाहर होगा, और पहले का भी क्या होगा, ऐसे बाहर ही होगा। किसी एक प्लेट का क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो एक ही डायरेक्शन में दोनों है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 दोनों का सम होगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा की वैल्यू क्या है, 17.7 10⁻⁻22 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 कितना है, 8.85 10⁻12। चलो ये क्या आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2, फाइनल आंसर बचेगा 2 इंटू 10⁻10, 2 इंटू 10⁻10, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V, उसका हम लोग निकाले ED से फॉर्मूला। चलो E क्या होता है, F अपॉन Q इंटू D, F क्या होता है MA, Q क्या होता है IT इंटू डी। अच्छा, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले सबका यूनिट लिख देते हैं। मास का क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है, 1 मिनट, किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। नीचे करंट क्या होता है, एम्पियर, और टी क्या होता है, सेकंड। ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेज टू -3 एम्पियर रेज टू -1, यानी m1 l2 t-3 a-1, m1 l2 t-3 a-1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। 27, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी फॉर अ गिवन फिगर। देखो सिंपल है, इसके अंदर लॉजिक ये लगाना है कि देखो ये दोनों क्या है, सीरीज। सीरीज में क्या होता है, c/2। ये दोनों क्या है, सीरीज, इसका भी क्या होता है, c/2। तीन पैरेलल में हुए कौन कौन से, c/2 और c/2 से पैरेलल में सम होता है, c/2 और c/2 का क्या हो जाएगा, c, एक और c ऐड करो यानी 2c, यानी यहाँ पे जो ये बना, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के बीच का ये जो बी पहला जो लूप बन रहा है उसका इक्विवेलेंट बनेगा 2c। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ से जब करंट जाएगा, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम है, ये एक तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, यानी इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला c और c, c/2 सीरीज में है, c और c सीरीज में, c/2 पैरेलल में क्या होगा, c होगा। अच्छा यहाँ पे खत्म हो रहा है, b पॉइंट है इधर। अच्छा 2c और c का पैरेलल, 2c और c का पैरेलल c इक्विवेलेंट ऊपर मल्टीप्लाई 2c इंटू c डिवाइड बाय 2c प्लस c, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर डिवाइड बाय 3c, c का स्क्वायर c कैंसिल, 2c/3।
अच्छा, अभी यहाँ पे सी की वैल्यू भी गिवन है 3 माइक्रोफेड, तो उसको लिख देते हैं 2, सी की वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 3, 3 3 कैंसिल, फाइनल आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। Which of the following option is a pair of polar molecule? Polar HCl and H2O polar है, थ्योरी का क्वेश्चन है। चलिए 29, for the which value of resistance R is equal to dash when galvanometer shows zero deflection। अच्छा, जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अभी ऐसा कब हो सकता है? तो ये जो दो एंड के बीच का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल ये दो एंड के बीच का हो, यानी पॉइंट पोटेंशियल आपका सेम हो तभी, यानी ये पॉइंट का और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तभी इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी इसका पोटेंशियल हो जाएगा 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। अच्छा, यहां से करंट फ्लो हो रहा है आई, इसका वोल्टेज हो जाएगा आई आर। यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, ये करंट सारा इधर से नीचे आ रहा है, इसका वोल्टेज हो जाएगा आई आर। ठीक है, अच्छा अभी आप लॉजिक लगाओ कि ये 12 वोल्ट का सेल है, उसमें से यहां पे 2 वोल्ट इसको मिल रहे, 2 वोल्ट ये है, तो इसके कितने होंगे? 10 वोल्ट। ऊपर वाले के कितने होंगे? 10 वोल्ट। यानी ऊपर वाले का जो आई आर है वो कितना होगा? 10 वोल्ट। अच्छा, आई आर कितना है इसका? 500 इज इक्वल टू 10, 0 0 कैंसिल करो, आई इज इक्वल टू 1/50 एम्पियर। करंट मिल गया 1/50, यानी टोटल जो 12 वोल्ट था ये पैरेलल, वो 10 इसको मिलेगा और बाकी का, यानी यहां से जो करंट फ्लो रहा है 10 इसको मिलेगा और बाकी का 2 किसको मिल रहा है? इसको मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अभी इसका आई आर 2 है जिसमें करंट की वैल्यू वही जो ऊपर से करंट आ रहा था, ये जो करंट आ रहा था इसका वही करंट नीचे से जा रहा है, यानी यहां से तो कोई भी करंट नहीं है, तो नीचे वाले का आई आर क्या होगा? वो होगा 2। आई की वैल्यू है 1/50 इंटू आर इज इक्वल टू 2, 50 को सामने ले जाओ, आर इज इक्वल टू 100। सिंपल लॉजिक, कोई भी लूप बनाने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा लॉजिक से आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल बस याद रखो कि यहां से जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहां से कुछ करंट निकलेगा 12 वोल्ट, उसमें से मतलब 12 वोल्ट के सेल में से, उसमें से आईआर इसका होगा, आईआर इसका होगा, इसका 2 वोल्ट है तो बाकी का 10 किसका होगा? ऊपर वाले का होगा। ठीक है, आंसर आ गया 100 ओम। चलिए नेक्स्ट, एज फॉलोइंग फिगर 2 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन of fire point A is 3r, यानी ये 3r रेडियस है, B is r respectively. Then find the ratio of drift velocity of A, drift velocity of B. चलिए आपको एक फॉर्मूला रिलेशन पता है, I is equal to N A V D E, तो V D क्या हो जाएगा? I upon N A E। एरिया क्या होता है क्रॉस सेक्शन का? I upon N पाई आर स्क्वायर E। अभी दोनों एंड पे आप देखोगे तो सेम करंट फ्लो होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम पाई और सेम E, तो यहां से रिलेशन निकलेगा VD प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अच्छा आपको रेशियो निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी A और B का, VD ऑफ A डिवाइड बाय VD ऑफ B, रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, RB का स्क्वायर डिवाइड बाय RA का स्क्वायर। चलिए RB कितना है? RB है हमारा 1r का स्क्वायर और 3r का स्क्वायर, RB का स्क्वायर यानी r स्क्वायर, 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/9। आंसर क्या आ जाएगा? 1/9। ध्यान रखना ए और बी का रेशियो है, बी और ए का होता तो आंसर 9 आता। ठीक है, चलिए इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 150 if the cell is length of wire 150 centimeter length of wire, if the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 210, what is the EMF of second cell? सिंपल है, पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला E1 by E2 L1 by L2। E1 कितना है हमारा? जो उसका जो वोल्टेज है 1.5, दूसरे का बताना है, पहले की जो लेंथ मिल रही है बैलेंस पॉइंट 150, दूसरे की कितनी मिल रही है? 210, 0 0 कैंसिल। अच्छा E2 को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूं इधर, E2 हो जाएगा 21 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 15, 15 से इसको कैंसिल करो 10, फाइनल आंसर आ जाएगा 2.1 वोल्ट। कितना आंसर आएगा? 2.1 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग करते रहना। 32, अ सर्कुलर लूप हैविंग रेडियस आर कैरिंग करंट आई, लूप है, ठीक है, सर्कुलर लूप, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज बी, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? देखो ध्यान से सुनो, कोई भी लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 I अपॉन 2r। आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू NIA या फिर IA, नंबर ऑफ टर्न्स 1 होते हैं लूप के अंदर, तो मुझे यहाँ पे करंट निकालना है, तो करंट को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो बनेगा इधर से 2RB अपॉन μ0। चलिए वो करंट की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
2RB अपॉन म्यू 0 और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो फाइनल आंसर बन जाएगा 2 पाई बी आर क्यूब अपॉन म्यू 0। 2 पाई बी आर क्यूब अपॉन म्यू 0 कहाँ पे है 2 पाई बी आर क्यूब अपॉन म्यू 0 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो गिवन है एट अ सर्टेन प्लेस इज 3 into 10⁻⁵ टेस्ला। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। वो तो सबको पता है, अर्थ का फील्ड होता है साउथ से नॉर्थ। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर। करंट कितना है 2 एम्पियर। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। यानी मैग्नेटिक फील्ड है आपका साउथ से नॉर्थ और हमने केबल को रखा है ऐसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपका करंट जा रहा है। अगर इसको फील्ड की डायरेक्शन में रखा होता तो फोर्स 0 भी आ सकता था। तो आपको ध्यान रखना है कि कहां से कहां डायरेक्शन में उसको करंट फ्लो हो रहा है केबल के अंदर। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा ILB साइन थीटा। साइन 90 है। अच्छा, अगर हमने केबल को ऐसे रखा होता तो यहाँ पे फोर्स 0 आता क्योंकि एंगल 0 बन जाता साइन। ठीक है, चलिए करंट कितना है 2, लेंथ कितनी है तो पर यूनिट लेंथ बताना है आंसर, लेंथ को सामने ले जाएंगे। और बी कितना है हमारा 3 into 10⁻⁵ और साइन 90 तो 1 हो जाएगा। सिंपल आंसर 6 into 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, 34 A solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter. Length है 0.5, radius है 1. The made up of 1000 tons. It carries a current of 10 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside a solenoid? देखिए मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू 0 NI अपॉन L। म्यू 0 होता है 4 पाई, यानी 4 पाई की मैं वैल्यू लिख देता हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स 1000 यानी 10⁻3। करंट हमारा कितना है, करंट है आपका 10 एम्पियर डिवाइड बाय लेंथ कितनी है 0.5। चलिए पूरा आंसर लेके आते हैं 4 into 3.14 डिवाइड बाय 0.5। आंसर बन रहा है 25.12। 10 पावर देख लीजिए, ये 3 और 1 4, 4 - 7 तो पावर कितनी बचेगी -3, 10⁻⁻3 तो ये हो जाएगा 2.51 10⁻²। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 A certain place on the surface of the earth horizontal component of earth's magnetic field is same as the vertical component. What is the angle of dip? दोनों कंपोनेंट सेम है, horizontal component is equal to vertical component. horizontal component क्या होता है B0 या फिर BE cos I और vertical component क्या होता है BE sin I। अच्छा BE कैंसल, साइन और कॉस की वैल्यू 45 पे सेम होती है सबको पता है, फिर भी हम लोग लिख रहे हैं 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन कॉस आई। यानी यहाँ पे जो बनेगा 10 आई इज इक्वल टू 1 और आई की वैल्यू क्या होती है 10 की कौन सी वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री। आप सीधा भी बता सकते हो साइन और कॉस कहाँ पे सेम होते हैं 45 पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 36 What is the magnitude of equatorial field due to bar magnet? Equatorial field due to bar magnet of a length 5 cm at a distance 75 cm from its midpoint. The magnetic moment is 0.75। अभी जो डाइपोल की एक्सिस होती थी इक्वेटर होता था, वैसे ही बार मैग्नेट का भी इक्वेटर होता है क्योंकि बार मैग्नेट डाइपोल के जैसा ही काम करता है सभी, मतलब उसकी जो एक्सिस पे फील्ड होता है इक्वेटर पे फील्ड होता है, फॉर्मूला सिमिलर मिलता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा इक्वेटर के ऊपर म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन x क्यूब। 0 अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁷। मैग्नेटिक मोमेंट है 0.75 और डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर है तो मैं उसको लिख देता हूं 0.75 का क्यूब मीटर में। ठीक है, चलिए यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा स्क्वायर 1 अपॉन 0.75 अपॉन 0.75। एक मिनट 1 डिवाइड बाय 0.75 डिवाइड बाय 0.75 तो ये आंसर बचेगा 1.77 10⁻⁷। 1.77 10⁻⁷। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 1.777 यानी वो हो गया 78। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 37 For a long current carrying solenoid having inside magnetic field 0.6 then find the magnetic energy per unit volume। अभी उसमें जो मैग्नेट एनर्जी होती है मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो होता है b² अपॉन 2 म्यू 0। इलेक्ट्रिकल में क्या होता था 1/2 एप्सिलॉन 0 E², इसमें क्या होता है b² अपॉन 2 म्यू 0। b कितना है हमारा तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। म्यू 0 क्या होता है म्यू 0 होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷।
चलिए वैल्यूज का कैलकुलेशन कर देते हैं। 0.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 10⁻⁷, यानी ये बन जाएगा आपका 5.73 10⁻⁵। अभी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा, एक मिनट, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिए। बी हमारा 0.6 है। कैलकुलेशन देखिए आप लोग, आंसर तो यही आना चाहिए 5.73 इंटू 10⁻⁵। मैं एक बार फिर कर लेता हूँ। 0.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, μ0 क्या होता है 4 पाई। अच्छा 1.43 आ रहा है, कैलकुलेशन में गलती कर दी मैंने, सॉरी। यहाँ पे क्या आ रहा है 1.43 10⁻⁵। ओके, कर लेना आप लोग, कैलकुलेटर है होगा आप लोगों के पास, ठीक है। ओके चलिए 38, द सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंक्रीज कब होगा? तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू μ0 n स्क्वायर A अपॉन L। देखो हमें एक चीज फॉर्मूला पता है कि μ0 n स्क्वायर AL, टेक्स्ट बुक में ये गिवन है, टेक्स्ट बुक में ये गिवन है, पर यहाँ पे जो n होता है वो होता है कैपिटल N अपॉन L, यानी जो n स्क्वायर होगा वो क्या होगा कैपिटल N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा L इज इक्वल टू μ0 n स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर AL। तो ये बनेगा μ0, एक L यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे जो आपका बचेगा μ0 n स्क्वायर A अपॉन L। ध्यान रखना, अगर आपने ये रट के रखा है तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ मतलब वो सही है, पर याद रखना है स्मॉल n क्या होता है कैपिटल N अपॉन L। तो आपको अगर L को इंक्रीज करना है तो लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा, एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपने ये रट के रखा है तो आपको क्या लगेगा दोनों इंक्रीज करने हैं, जो बिल्कुल गलत है। लेंथ डिक्रीज एरिया इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। इंडक्टेंस इंक्रीज करने के लिए लेंथ डिक्रीज एरिया इंक्रीज। 39, a pair of adjacent coil has a mutual inductance of 1.5. If the current in one coil changes from 0 to 20 एम्पियर in 0.5 सेकंड, what is the change? यही क्वेश्चन 2022 के पेपर में है। phi is equal to mi। चलिए क्या निकालना है, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, वो मतलब डी फाई हो गया, ठीक है, डी फाई, और यहाँ पे होता है डी आई। चलो m कितना है हमारा 1.5 और डी आई कितना है हमारा, वो हो जाएगा 20, आंसर आ जाएगा आपका 30। ठीक है, यहां से क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम डी आई अपॉन डी टी था, ये डी टी आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है, आंसर आ जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट, मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ। चलिए 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is connected to 110 volt 110 volt 60 hertz AC. Determine the RMS value of current. RMS करंट क्या होता है, I is equal to IRMS is equal to VRMS upon Z। यहाँ पे Z क्या होगा XC, कैपेसिटर अकेला है, XC क्या होगा 1 अपॉन सी ओमेगा, 1 अपॉन सी ओमेगा को ऊपर लाओ, वो क्या बनेगा C इंटू ओमेगा, ठीक है। अच्छा अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है VC, ओमेगा की जगह क्या लिख दे 2 पाई f, सारी वैल्यूज है पुट करते हैं, ठीक है। वोल्टेज कितना हमारा 110, कैपेसिटेंस कितना 50 माइक्रो, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और फ्रीक्वेंसी कितनी 60। चलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, आप भी यूज कर लो। 110 इंटू 50, एक मिनट, इंटू 50 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 60 10⁻⁻6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.072, यानी 2.1, अप्रोक्सीमेटली कितना 2.1। तो यहाँ पे हमारे 40 एमसीक्यूज खत्म हो रहे हैं घुस के 2021 के फिजिक्स के पेपर से। आई होप कि आपको सारे समझ में आए हैं। कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। कैलकुलेशन आप लोग मतलब जितना खुद से करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, यानी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर फिर भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग फटाफट से एग्जाम में कैलकुलेशन कर पाओ। बहुत सारे न्यूमेरिकल एमसीक्यूज जो होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरह से हम लोग सारे पेपर यहाँ पे करते रहेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।